हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम श्री शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। यहाँ पर हम डेली क्लासेस ले रहे हैं, डेली रात्रि के 9 बजे। कितने बजे यहाँ पर क्लासेस रहती हैं? डेली रात्रि के 9 बजे यहाँ पर क्लासेस रहती हैं। ठीक, तो आज हम यहाँ पर सीडीपी पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसा कि कल भी क्लासेस हुई थी और आज यहाँ पर सीडीपी हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाया करे। नोटिफिकेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपका डेली जो नोटिफिकेशन है इसी के द्वारा आपको मिलेगा। क्लासेस अगर आपको पसंद आती हैं तो यहाँ पर आप लाइक करके जाइए। ठीक, तो अपना टारगेट बना लीजिए। आज मेरे बिना बोले हुए ही अपना टारगेट बना लीजिए। आज का टारगेट क्या रहेगा, सभी फ्रेंड्स टारगेट बना लीजिए एक साथ में। आज आपको कितने लाइव लेके आना है, कितने फ्रेंड्स एक साथ पढ़ना है हमें। तो सभी जितने मेरे फ्रेंड जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी लोग एक दूसरे से अपना क्या बना टारगेट बना लें कि आज हमको कितने फ्रेंड्स जोड़ना है। ठीक, मेरे बिना बोले हुए अपने टारगेट को आप ध्यान रखेंगे और अपना टारगेट खुद ही आज फिक्स करेंगे आप लोग। आज मैं फिक्स नहीं करूंगी, आज टारगेट आप लोग फिक्स करेंगे कि आपको आज कितने लोग एक साथ पढ़ना है। आज मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपका टारगेट क्या है, आप लोग फिक्स। आज आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना आज लाइव आज अपने फ्रेंडों को आप लोग जोड़ सकते हैं। क्योंकि जितना मैं आपके साथ उत्साहित हूँ बात करने के लिए कि लाइव मिल सके क्लासेस, उतना ही मुझे लगता है आप सब भी हैं। तो आप सब भी कोशिश कीजिए और मैं देखती हूँ कि आज मेरे फ्रेंड्स कितना कोशिश कर रहे हैं। वैसे डेली करते हैं लेकिन आज मैं देखूँ, क्योंकि आज मैं नहीं बोलूँ कि आज का टारगेट आपको क्या है। आज का टारगेट आप लोग मुझे खुद बताएं कि मैम आज का टारगेट हमारा क्या है। आज मैम नहीं बताएंगी। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी आपको पीडीएफ मिल सके, सारी वीडियो क्लासेस मिल सकें आपको। आप रिवाइज कीजिए यहाँ से क्लासेस लेकर के और पीडीएफ से अपना रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वहीं पर वीडियो देख लीजिए कौन से डे का है, और वहीं पर उसमें पीडीएफ में लिंक दी रही थी, तो क्लिक करके आप वीडियो सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने सेशन की ओर चलते हैं। चलिए, कोरोना का जैसे कहर चल रहा था, आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने मम्मी पापा की हेल्प भी थोड़ा बहुत कीजिए, उन्हें भी ज़्यादा बाहर जाने मत दीजिएगा, है ना। जितना काम हो सके घर से उतना काम घर से कीजिए, क्योंकि जीवन भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम तो आना जा होता ही रहेगा, लेकिन सेहत भी अपना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जीवन है तभी सब कुछ संभव है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा छोटा सा संदेश है आप सबके लिए, मेरे सभी भाई बहनों के लिए है कि मैं आप सबकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए कि हम सब यहाँ पर आज यहाँ पर इतने फ्रेंड जोड़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे और जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास लेंगे। और आप जितनी क्लासेस बोलेंगे जल्द ही हम वो कंप्लीट करें, क्योंकि आप सब हमारे परिवार हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे परिवार को कोई भी नुकसान हो, कोई भी एक सब्जेक्ट 1 या 2 नंबर रह जाए। जितना भी मैं कंटेंट लाऊंगी, इसलिए मिक्स क्वेश्चन लाती हूँ ताकि आप हर एक टेट के एग्जाम के आप क्वेश्चन देख पाओ यहाँ पर, है ना। सीटेट के हो चुके हैं, एमपी टेट के हो चुके हैं, यूपी टेट के हो चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सब्जेक्ट को भी कर लेंगे आप अगर कहेंगे तो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लास भी यहाँ पर हो रही है और एमसीक्यू भी डेली यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। तो डेली क्लासेस अटेंड, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी कंटिन्यूटी बनाइए, आप डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, कहीं भी रहिए लेकिन रात्रि के 9 बजे आप क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। वैसे बहुत सारी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि मैम आप 9:30 बजे की क्लासेस कर दीजिए, 9 बजे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे, अगर देखेंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या है, तो उसी हिसाब से हम 9:30 बजे की क्लासेस भी रख देंगे, क्योंकि पढ़ाना मुझे आप लोगों को ही है। मेरे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे तो ये क्लासेस किसी काम की नहीं है ना। तो ये आप सबके लिए है, आप सबके अनुसार ही ये क्लासेस चलेगी, आप जब कहेंगे तभी क्लासेस चलेगी, है ना। तो आज अपने अनुसार आप टारगेट मुझे बताइए कि मैम आज का टारगेट हमारा क्या है। आज मैम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमारा टारगेट आज का ये है, इतने फ्रेंड हम लाइव लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का टारगेट आपका क्या है। मैम तो हर रोज बताती थी अपना टारगेट, लेकिन आज मैं अपने फ्रेंडों से जानना चाहती हूँ कि हमारे फ्रेंड भी क्या सोचते हैं अपने फ्रेंड्स को जोड़ने के बारे में, है ना। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन अपना टारगेट आपको नहीं भूलना है। और सबसे पहले आप शेयर करके आ जाइए, ईमानदारी से कीजिए और अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सीडीपी का है। यहाँ पर देख लेते हैं किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कोई भी विद्यार्थी है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कोई भी चीज़ हो उसका विशेष कोई ना कोई महत्वपूर्ण विशेषता होती है, उद्देश्य होता है। पढ़ाई करते हैं तो भी उसकी विशेषता होती है, क्यों पढ़ाई करें, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है ना। हर चीज़ की एक विशेषता होती है ना। उसका दुष्प्रभाव भी होता है, कारक होता है, दुष्कारक हो, सब हर प्रभाव भी होता है, दुष्प्रभाव भी, हर चीज़ का। तो जो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है,
देख लीजिए, क्या उत्तरदायित्व की अनुभूति होती है, या सहभागिता होती है, या आज्ञाकारिता होती है, या ईमानदारी होती है? क्या होती है? आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर करें, सभी फ्रेंड्स आंसर करें, शेयर करके आए सभी फ्रेंड्स। चलिए, टारगेट तो मैं नहीं बता रही हूँ, टारगेट आप लोग को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन शेयर करने के लिए जरूर कहूंगी, है ना। टारगेट आप लोग को ही बताना पड़ेगा मुझे आज कि मैम हमारा आज का टारगेट ये है ना। तो जल्द ही मैथ के कंटेंट पार्ट लाने वाली हूँ, मैथ की क्लास आपकी जल्द ही लगने वाली है, और पेडागॉजी की मैथ की चल ही रही है आपको मैथ के पार्ट, और संस्कृत की भी क्लासेस जैसे कि रक्षाबंधन में हमें पढ़ रखा है, तो आगे भी क्लासेस संस्कृत की भी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहेगी, क्लासेस मिलती रहेंगी संस्कृत की भी आपको। अब बाइलिंगुअल भी होने वाला है 2 या 4 दिन से, बस आपका बाइलिंगुअल भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, आपको दोनों भाषाओं में यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देख लेते हैं कि विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो पहला है उत्तरदायित्व की अनुभूति है, सहभागिता है, आज्ञाकारिता है, ईमानदारी है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो अगर वो ईमानदार नहीं है तो बाकी चीज वो नहीं कर सकता। ईमानदार है तो आप उत्तरदायित्व भी अपना पूरा करो, क्योंकि ईमानदारी से सब चीज आपको नैतिक समझ है तो आप सब कुछ कर सकते हो। सहभागिता, अगर आपके पास नैतिक समझ, ईमानदारी, तो आप सहभागिता भी, कॉपरेट भी करोगे। आज्ञाकारिता भी हो, क्योंकि ईमानदार हो आप तो सब चीज भी ये सब आप में इंक्लूड हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ईमानदार होना चाहिए अपने कामों के प्रति। जैसे मैं कहती हूँ ईमानदारी से एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। तो आप में क्या है, आप अपने उत्तरदायित्व भी समझ रहे हो कि हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम सभी को एक साथ साझा करके कोई भी चीज ले, है ना। सहभागिता भी आपको कॉपरेट भी करना चाहिए कि मैम कह रही है तो कॉपरेट करें। आज्ञाकारिता भी, अगर मैं कह रही हूँ कि लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दी, तो वो भी आप भी आज्ञा का पालन यहाँ पर करते हो। तो ये सब क्या इंक्लूड हो रहा है? ईमानदारी में इंक्लूड हो रहा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी में अवांछित, क्योंकि वांछित व्यवहार भी होते हैं और अवांछित व्यवहार भी होते हैं, तो अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। मतलब कि कोई भी विद्यार्थी कैसा अवांछित व्यवहार करता है तो उसको आप क्या, उसके परिवर्तन को क्या करोगे? मतलब वो उसका जो व्यवहार है वो सही नहीं है ना। उसके व्यवहार को सही करने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? मतलब जो एक्टिविटी करता है बच्चा वो समाज के लिए शोभनीय नहीं है, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी कर हम जो पद्धति अपनाएंगे उसको सही लाने के लिए, सही करने के लिए, तो यहाँ पर कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली होगी? हमारे यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी को क्या दंड देंगे आप, तब उसे प्रभावी पद्धति में ला सकते हैं परिवर्तन करने के लिए, या अभिभावक के ध्यान में से लाएंगे, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, या उसका उपचार करना, या उसकी अपेक्षा करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी फ्रेंड्स आंसर करें। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। मतलब अगर कोई अवांछित व्यवहार, जैसे अपन आक्रामक बच्चा हमने पढ़ रखा सीडीपी में, कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए हम क्या, उसका उपचार क्या करेंगे? उसको देखेंगे, जानेंगे कि आखिर ये क्यों कर रहा है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, घर से परेशान होते हैं, फ्रेंडों से परेशान हो जाते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करने लगते हैं। मतलब वो अपने मन से ही परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो खुद ही अपने वो अंदर ही परेशान रहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका रीजन देखें कि आखिर बच्चा क्यों कर। जैसे अपन क्या करते हैं कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं कि जैसे हम उनके बिहेवियर से पहचानते हैं कि ये ऐसा ही कर सकता है ना। अचानक कोई ऐसी बात आ जाती है कि जो वो नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं कि पता लगाते हैं कि नहीं यार ऐसा तो था नहीं, हुआ क्यों ऐसी। तो हम लोग क्या करते हैं? उसका रीजन देखते हैं कि आखिर मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों किया, वो तो ऐसे कभी करता था नहीं, वो तो था नहीं ऐसा अचानक क्यों किया, वो रीजन आप लोग ढूंढोगे। तो वही क्या होगा कि जो उसका अवांछित व्यवहार है उसको परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके व्यवहार के कारणों को ढूंढेंगे और उसका उपचार करेंगे कि आखिर इसने ये इस तरह कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ना। चलिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सीडीपी हो, कोई भी पार्ट हो आपका, आप इनमें सेंस लगाइए। सेंस लगाने से आपको सारे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन भी सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप सेंस लगाए। सेंस यहाँ पर अगर पेडागॉजी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी पेडागॉजी कोई भी हो, है ना, तो अगर आप शब्द समझ गए कि आखिर उसको शब्दों को तोड़ लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन पाते हैं आप, तो सबसे पहले आप उसको तोड़िए। क्वेश्चन को जैसे ही तोड़ेंगे तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत, इसमें ना तो रटने की जरूरत है, या ऐसा पार्ट है कि आपको इसमें ना रटने की जरूरत है, ना ज्यादा बाहरी चीज पढ़ने की जरूरत है। आप एक ही क्वेश्चन समझेंगे, उसी प्रकार से आपको कई सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको बाद में, तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो चीजों को समझिए, शब्दों को पकड़िए कि आखिर शब्द किस तरह से तोड़ा जाता है, शब्दों को तोड़ना सीखिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर?
बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। देख लीजिए यहाँ पर कि हर कोई अगर व्यवहार बच्चा करता है तो उसके विकसित होने का, ना विकसित नहीं हो पाया उसका भी कारण है, विकसित हुआ उसका भी कारण है ना। तो सब चीज के कारण होता है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन के बालक में जो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे हो जाते हैं उनका कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि अनुशासनहीनता के कारण वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या उनमें अनुशासनहीनता पाई जाती है, विकसित हो जाती है उनमें, या परिवार का वातावरण ऐसा होता है इसलिए अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या आर्थिक दबाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए, ईमानदारी से आंसर कीजिए और ईमानदारी से शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्सों को जोड़ लीजिए, है ना। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परिवार का वातावरण। देखिए आप कितना भी पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप कितना भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके घर का माहौल सही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ने के लिए बैठोगे बट घर में शोरगुल हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जैसे आप बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम इस टाइम पे क्लास मत रखिए कि मैं खाना बना रही होती हूँ, है ना। तो यहाँ पर बात, क्योंकि वातावरण उस टाइम क्या है, आप पढ़ाई करने के लिए सोचते हो लेकिन वो टाइम क्या है दूसरा है, इस कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा आप आगे पीछे हो जाते हो। चाहते तो हो कि आप लाइव क्लास में ले पाए लेकिन थोड़ा समय कंज्यूम हो जाता है, वहाँ पर समय आप एडजस्ट नहीं हो पाता वहाँ पर, है ना। तो परिवार का वातावरण मतलब कुछ दूसरा भी चलता रहता है। तो यहाँ पर बात अपराधी प्रवृत्ति की हो रही है, यहाँ पर इनकी बात नहीं हो रही है। वो तो कॉमन बात है, हर किसी के, हमारे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है, कॉमन सी बात है। बात यहाँ पर किसकी हो रही है, अपराधी प्रवृत्ति बच्चे की बात हो रही है। तो जो परिवार का वजह से आप जान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा चोरी करने लगता है तो जैसे बच्चे को क्या मिला, पैसे नहीं मिल रहे घर से, वो डांट फटकार, बच्चा अगर कोई कॉमन सी चीज के लिए जरूरत के लिए मांगता है पैसा कि मम्मा हमें पैसा चाहिए, तो मम्मा क्या कहती है पैसे नहीं, घर पे पैसे नहीं मिलेंगे, होते हुए भी नहीं देते। तो क्या करता बच्चा, क्या करेगा, बच्चा को चाहिए पैसे, कहीं ना कहीं जरूरत के लिए मांग रहा था ना, तो अगर नहीं पाया घर में तो क्या करेगा, बाहर चोरी ही करेगा वो। ऑब्वियसली क्या करेगा, अपनी मांगे तो पूरी करेगा, आवश्यकताओं को तो पूरी करेगा वो ना, तो वो क्या करेगा, वो चोरी करने लगेगा। ये कहीं ना कहीं एक परिवार का भी एक वातावरण होता है और कहीं ना कहीं संगति का भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। जैसे समावेशी शिक्षा ऐसी क्या है, ये एक प्रकार से ये समायोजन, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने की जो शिक्षा है उसका मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, कि जो विशेष आवश्यकता वाले, जिनको विशेष जरूरत है, जैसे बैकवर्ड के बच्चे, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जैसे कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर डेवलप नहीं थी, स्कूलें नहीं हैं, वहाँ पर खाने पीने के सामान नहीं, मतलब वहाँ पर जो जरूरत की चीज़ है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो उनको क्या करोगे आप, मुख्य समावेशी शिक्षा में, जहाँ पर सब कुछ माहौल सही है वहाँ पर लेके आओगे, उनका एडमिशन दिलाओगे, ऐसा है। या सेकेंड ऑप्शन कह रहा है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। ये है कि जो विद्यालय नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों उनके मम्मी पापा पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, तो उनको ना आने के लिए विद्यालय में लाना है। समायोजन का मतलब आप सिर्फ पूछ किसका रहा, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, कि जो एक साथ मिलाने का जो कार्य है शिक्षा का, वो इसका मुख्य कार्य क्या है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना। ये चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए क्या होगा इसका, तो समायोजन शिक्षा का क्या हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में यानी समावेशी शिक्षा में जोड़ना भी होता है। विशेष आवश्यकता वाले, जैसे कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, वो सब कैसे हैं, विशेष बालक है ना, वो तो उनको सबको किस में लाओगे आप, मुख्य धारा यानी समावेशी शिक्षा में उनको आप लेकर के जोड़ोगे, एक साथ एक समान रूप से सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाई करवाओगे। विद्यालय में ना आने वाले बच्चों को भी विद्यालय में जोड़ना है ना, लाना। जो विद्यालय बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको भी विद्यालय में लाने का कार्य करता है। विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, समावेशी शिक्षा के तहत ये तो होता ही है कि विशेष बच्चा और सामान्य बच्चा एक साथ पढ़ाई करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में, अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है, 2009 में आया था ये RTE है ना। तो
वो तो शिक्षा का अधिकार है। तो इसी में क्या है, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है यहाँ पर। तो 2009 में जो अनिवार्य शब्द बताया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य है ये शिक्षा, तो इसका क्या अर्थ है? पहला है माता पिता को दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर कर देना। नहीं, अनिवार्य शब्द का ये मतलब नहीं है कि मम्मी पापा स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो आप उनको पिटाई करके ही मजबूर करके उनको स्कूल लाओ, ये अनिवार्य शब्द का मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनिवार्य शिक्षा निरंतर परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। कैसे? निरंतर परीक्षण के माध्यम से प्रदान करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। सिर्फ केंद्र सरकार ही क्यों करेगी? क्या फिक्स ये थोड़ी है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही करेगी, है ना। फिर क्या है इसमें, फोर्थ क्या कह रहा है कि उपयुक्त सरकारें प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर के क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, राइट हो जाएगा। मतलब बच्चों को प्रवेश के बारे में, जैसे अनिवार्य शिक्षा के मतलब बच्चे को यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, और अनिवार्य शिक्षा, इनको इतनी शिक्षा जरूरी है, लेना ही जरूरी है ना। तो हर व्यक्ति को अनिवार्य है इतनी शिक्षा लेना, हर व्यक्ति को अनिवार्य, वैसे भी अनिवार्य होना भी चाहिए। अगर सरकार ने नहीं भी लागू किया होता तब भी अनिवार्य, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि वाले बच्चे का अंतिम चरण ही हो सकता है, यहाँ पर होगा, अंतिम चरण हो सकता है ना। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शारीरिक गत्यात्मक की। हमने बुद्धि में जब पढ़ा था कि शारीरिक गत्यात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, तार्किक विकास, है ना। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में हमने ये सब पढ़ा है जब हम बुद्धि के जिस दिन चैप्टर पढ़े हैं अभी, तो थ्योरी क्लास में। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी देख लीजिए, वहाँ पर सारा डिटेल से मैं समझाई हूँ बुद्धि चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने उसका डिटेल दे दिया है। आप लोग रिवीजन करते रहें, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लास से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन बोर नहीं होना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका MCQ बनता है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि वाले बच्चे की हो रही है। तो जो शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि वाले बच्चे हैं उनका अंतिम चरण क्या हो सकता है। तो जो ये गत्यात्मक वृद्धि वाले बच्चे हैं तो उनका अंतिम चरण क्या है, वक्ता होना है, या राजनीतिक नेता होना, या सर्जन होना, या कवि होना। बात किसकी हो रही है, बात शारीरिक गत्यात्मक की हो रही है। शारीरिक मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल से रिलेटिव है ना। तो यहाँ पर फिजिकल, कभी तो भाषाई से विकास हमने देखा था, बुद्धि में क्या देखा था कि जो भाषाई जिनमें ज्यादा विकास हो तो वो क्या बनते हैं, कवि बनते हैं, वक्ता बनते हैं ना। राजनीतिक देखा, या अंतरा बुद्धि वाले को देखे हम, है ना। बात जब आएगी शारीरिक की, तो आपको मालूम है कि जैसे सर्जन, कहीं ना कहीं डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ये क्या सर्जन में क्या ऑपरेशन भी होता है आपका, तो सर्जरी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सर्जरी भी होती है, तो कैसे होती है, हाथों से ही ना, कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो रहती है, हाथ की भी एक्टिविटी है। तो उसमें क्या है, शारीरिक, हाथ किस में आता है, शारीरिक में ही आएगा ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मतलब जो एक्टिविटी हाथों से हो रही है, शारीरिक रूप से हो रही है, जो भी कार्य शारीरिक रूप से हो रहा है वो किसमें आ जाएगा, वो आपका राइट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो शारीरिक रूप से काम हो रहा है, वो सर्जन हो रहा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्योंकि बात कवि और वक्ता की जब आएगी तो ये लोग भाषा, जिनमें ज्यादा भाषाई विकास होता है, वो सब ये सब बनते हैं, है ना। कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, वक्ता बनते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेचने वाली महिला, भोजन को, उसके पास भोजन नहीं है तो प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, बच्चे को बेचने वाली महिला की खबर को इसके आधार पर सबसे अच्छा समझा जा सकता है ना। कि जो भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चों को बेचने वाली महिला की खबर को इसके आधार पर सबसे अच्छा समझा, मतलब उसके पास भोजन नहीं है, वो बच्चे को बेच करके क्या कर रही है, वो महिला भोजन को प्राप्त कर रही है। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है, अगर आपके पास भोजन नहीं है तो किसी चीज को आप बेच रहे हो तो क्या कर रहे हो यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकताओं की थ्योरी। थर्ड है मनोसामाजिक सिद्धांत। फोर्थ है प्रबलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। जैसा कि आप सब मैस्लो की थ्योरी पढ़ चुके हो, मैस्लो जी की आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत, है ना। मतलब कोई भी चीज की जब आवश्यकता होती है तो उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उन्होंने आवश्यकताओं के बारे में 5 स्टेप बताया है अपनी थ्योरी में। उन्होंने थ्योरी में बताया, त्रिकोणीय रूप से उन्होंने बताया, समझाया कि पहला क्या होता है,
पहला होता है भूख प्यास होता है, दूसरा होता है कपड़े होता है, घर होता है, तीसरा होता है कि फिर जब कपड़े घर आ जाते हैं तो प्यार सम्मान भी आता है कि हमें ये भी मिलना चाहिए। चौथा यह कि सामाजिक रूप से भी वहाँ पर भी अपना स्थान बनाने के लिए फिर लोग कोशिश करने लगते हैं। फिर सेल्फ का भी आता है रेगुलेशन कि हमें भी स्वयं भी कहीं ना कहीं हमको स्थान मिलना चाहिए, हमको सम्मान मिलना चाहिए, हमारा भी समाज में स्थान होना चाहिए। ये व्यक्ति के क्या होते हैं आवश्यकता, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर व्यक्ति की होती है कि भूख प्यास भी बचपन से उसको जन्मजात ही मिल जाते हैं ना। फिर कपड़े मकान, ये रोटी कपड़ा मकान तो आपको मालूम ही है, आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है ना। तो बात यहाँ पर मैस्लो क्योंकि भोजन प्राप्त करने के लिए कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है इस चीज की, इसलिए बेच रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदानुक्रमित आवश्यकताओं की थ्योरी, क्योंकि भोजन को प्राप्त करने, भोजन प्राप्त करने के लिए ये सब काम कर रही है। तो यहाँ पर जब बात भूख प्यास की आई थी, रोटी कपड़ा मकान की बात सेकंड ऑप्शन आया था हमारे यहाँ पर आवश्यकताओं पर मैस्लो जी ने दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर इन मैस्लो जी ने बताया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा बातें हो जाती है, शायद एक क्वेश्चन में ज़्यादा बात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विज्ञान व्यवहारिक में लड़के क्या करते हैं, विज्ञान की क्लास में व्यवहारिक रूप से बच्चे क्या कर रहे हैं, आमतौर पर यंत्र का नियंत्रण लेते हैं। विज्ञान की क्लास में जब प्रैक्टिकल हो रहा तो हम आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, यंत्र का काम लेते हैं, वो है ना, मशीनरी काम लेते हैं। और लड़कियों क्या करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करने या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। किसके लिए, लड़कियों को डेटा रिकॉर्ड करने, कंप्यूटर में डेटा रिकॉर्ड कर लीजिए, या बर्तन जो यंत्रों से काम हुआ हो उन्हीं को सब बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति होगी, यह प्रवृत्ति है, कैसी दशा है क्या, पहला ऑप्शन है नाजुक लड़कियों को ऐसे कम ऊर्जा खपत करने वाले पसंद होते हैं, कि नाजुक लड़कियों को ऐसे कम ऊर्जा खपत वाले, मतलब कि जैसे बर्तन तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो इसमें क्या है, ऐसे काम उनको पसंद है इसलिए बर्तन धोने वाला काम लड़कियों को दिया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है लड़कियां उत्कृष्ट पर्यवेक्षक और रिकॉर्ड डेटा है, मतलब लड़कियां सिर्फ अच्छा रिकॉर्ड कर सकती हैं डेटा को। थर्ड ऑप्शन है पुरुष और स्त्री भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता स्कूलों में भी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर है लड़के उपकरण को अधिक कुशलता से संभाल सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों को करने के लिए संपन्न होते हैं। आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर करो। सबसे पहले आप शेयर करके आइए सब लोग, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, और आप लोग भी पानी पी लीजिए, है ना, और शेयर भी करके आइए। आंसर करते रहे सभी फ्रेंड, जैसा कि आप सब ईमानदारी शेयर भी करके आ गए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। चलिए तो देखते हैं क्या यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रूढ़िबद्धता की बात हो रही है, लड़के और लड़की, मतलब सिर्फ ये काम लड़का ही कर सकता है। हम अब डिस्कस कर चुके थे सामान्य सी भाषा में कि अगर जब बात ऐसी आए कि लड़का ये काम कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, मैं आपको सामान्य सी परिभाषा बता रही हूँ कि जब कभी भी, क्योंकि जेंडर से हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार, ऐसे कोई टेट एग्जाम में नहीं होता कि 2 से 3 नंबर, इस सिर्फ स्पेशली यही लिंग पक्षपात से हर बार क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 नंबर की। तो मैं आप अब ध्यान में रख लीजिए, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो बात जब इसकी करेगा लड़का और लड़की की फर्क की बात करेगा तो वो रूढ़िबद्धता में आएगा। किसमें रूढ़िबद्धता, ये रूढ़िबद्धता पुरानी चली आ रही है, ये कहीं कानून नहीं बना है, सिर्फ रूढ़िबद्धता यानी पुरानी जो बातें लोग सोचते आए हैं वही सब कुछ लोग अभी भी कहीं कहीं सोच रहे हैं, हर जगह तो नहीं कह रही हूँ, बट कहीं कहीं आज भी चलता है ना। ये सब रूढ़िबद्धता समाज का बनाया हुआ है, ना कि कोई ऐसा रूल या नियम नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि पुरुष और स्त्री भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता स्कूलों में भी होते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर विज्ञान की क्लास में हो रही है कि लड़के और लड़कियों के यंत्र का नियंत्रण कर लेते हैं और लड़कियों को डेटा रिकॉर्ड करने के लिए दिया जा रहा है। तो लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर सकती हैं, लड़कियाँ तो मल्टीटास्किंग भी है आज के ज़माने में, आज के ज़माने में हर कार्य कर रही हैं वो लड़कियाँ, ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जो नहीं कर रही हैं, और लड़के भी करते हैं, है ना, पर लड़कियां भी कर रही हैं, है ना। जैसे पहले लड़कियों को कम माना जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी हर कार्य वही करती हैं जो लड़के कर रहे हैं, बराबरी का सब कुछ हो रहा है काम, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, किस हिसाब से। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड्स क्या करें, राइट ऑप्शन करें, तो मैं किस हिसाब से चाह रही हूँ, क्या शिक्षा समाजशास्त्र के अनुसार चाह रही हूँ, या सामाजिक दर्शन के हिसाब से चाह रही हूँ, मीडिया मनोविज्ञान की, या शिक्षा मनोविज्ञान से, मैं किस हिसाब से आपसे चाह रही हूँ कि शिक्षा की मतलब कि बच्चे मेरे सभी फ्रेंड्स क्या करें, उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए।
तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जो राइट ऑप्शन नहीं कर पाते, उनको मैं किस हिसाब से देखूंगी? शिक्षा मनोविज्ञान से, क्योंकि बात जब कभी भी शिक्षा की आएगी तो वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान ही यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही शिक्षक को निर्देश देता है क्या से क्या करना चाहिए, बच्चों को किस हिसाब से डील करना चाहिए, है ना, किस हिसाब से अगर वो बच्चे नहीं समझ पा रहे समझाना चाहिए, है ना, कौन कौन सी विधियों का यहाँ पर उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। तो सब किस में है? ये सब मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत, ये जो आत्मनियमन वर्ड है, आत्मनियमन स्वयं का जो कंट्रोल है अपना, मतलब कि जो अपना बस है, अपना कार्य है स्वयं का, तो शिक्षार्थियों को तो किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, या स्व अनुशासन और नियंत्रण, चौथा ऑप्शन अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। सभी फ्रेंड्स आंसर करें, ईमानदारी से आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर करें। चलिए जितने भी फ्रेंड जुड़ चुके हैं सभी लोग आंसर करें, और जो अभी जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करके आए, सभी अपने दोस्तों को, अपनी भाई बहनों को, सभी को शेयर करके आए, ईमानदारी से शेयर करके आइए, क्योंकि टारगेट तो आप लोग ही बताएंगे। आज का टारगेट आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ। अब आप बीच बीच में टारगेट बताते रहे कि मैम हमारा टारगेट ये है, अपने सभी साथियों को याद दिलाते रहिए। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि बात जब आत्मनियमन की आएगी, जिस आत्मसम्मान, जैसे आपने सुना आत्मसम्मान मतलब कि स्वयं का सम्मान, हम चाहते हैं कि हमें आत्मसम्मान मिले, हर कोई चाहता है कि आत्मसम्मान मतलब यानी स्वयं का सम्मान पाने की बात हो रही है ना। तो बात यहाँ पर आत्मसम्मान, आत्म यानी स्वयं, तो यहाँ पर स्वयं की बात हो रही है, ऐसे कोई ऑप्शन में नहीं जो आपने स्वयं देखा हो, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्यों? आत्मनियमन यदि आप स्वयं का परीक्षण करने की योग्यता, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। मैं कहती हूँ कि आत्मनियमन, आत्म आकलन की, स्वयं का आकलन कीजिए, तो ये क्या है? स्वयं का परीक्षण करने की योग्यता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज मुझे खुशी है कि आप लोग अपना टारगेट बताएंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग टारगेट बना चुके होंगे और बताने वाले भी होंगे। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे बहुत सारे साथी भी नहीं जुड़ पाए रहे होंगे, अभी जुड़े होंगे, तो मैं बता देती हूँ कि क्यों कहती हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम प्रीमियर का यूज करके आपको क्लास दे रहे हैं लाइव की तरह, है ना। और अगर आप जल्दी ही लाइव क्लास में जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, हम लाइव क्लास उतना ही जल्दी यहाँ पर पा लेंगे, क्योंकि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है वो अभी नहीं पूरा हुआ है। पर अगर ज़्यादा लोग आप शेयर करते हो, जितने साथी जल्दी जुड़ते हैं उतनी जल्दी हम लाइव क्लास यहाँ पर पा लेंगे। और हमारा यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए आपको कहते हैं कि शेयर करिए, है ना। रीजन यही है कि हमें लाइव क्लास लेना है, जो कि क्राइटेरिया पार करनी है, तो वो कौन करेगा? मेरे साथी ही तो करेंगे ना, जो जुड़े हैं। चलिए तो अपना मकसद भी बता दी हूँ, है ना, क्यों कहती हूँ शेयर करने के लिए। तो चलिए, क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद भी होता है ना, इसलिए उद्देश्य भी होता है, उद्देश्य बताना भी जरूरी होता है, क्या उद्देश्य है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद निर्माणवादी, ये आपने वर्ड सुना होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस शब्द है। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, जॉन डीवी से, प्रगतिशील से, रचनावाद से, निर्माणवादी से, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना करके लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। बात जब सिद्धांतों की है तो रचनावाद अपने आप में क्या है? आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। जो रचनावाद होता है उस सूचनाओं को, डेटा को याद करवा देता है और पुनः स्मरण बार बार रखने पर बल देता है। क्या करता है? क्या ये करता है रचनावाद? सेकंड ऑप्शन कह रहा है हमारा कि शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। जो रचनावाद होता है वो क्या करता है? शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका, मतलब कि जो उनका प्रभुत्वशाली भूमिका, यानी जैसे अपन को क्या बताया गया है एनसीएफ 2005 में, यहाँ पर टीचर को क्या फैसिलिटेट बताया गया है ना। तो यहाँ प्रभुत्वशाली यानी स्वयं का अपना भूमिका बनाना चाहता है। क्या ये रचनावादी है? शिक्षक बनाना चाहता है अपना, फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षक की भूमिका पर बल देता है। जो रचनावाद होता है वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में और शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। रचनावाद क्या करता है? आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रचनावाद जो क्या होता है वो करके सीखने पर बल देता है। निर्माणवादी निर्माण करके, अन्वेषण करके, खोज करके, है ना, ये सब करके वो बल देते हैं इस पर कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या हो, तार्किक हो पाए। रटने पर बल वो नहीं देते हैं, वो अन्वेषण करने पर यानी जांच करने पर, ऑब्जर्व करने पर बच्चा क्या, आप ऐसी चीज बच्चे को दिलाइए यहाँ पर कि बच्चा ऑब्जर्व कर सके कि मतलब क्या होगा, वो सोचे। क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप सोचोगे ना उतना ज्यादा क्लियर हो चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी। फिर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए, अगर आपके पास प्रॉब्लम अचानक आती है
तो आप क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे। लेकिन अगर जीवन में प्रॉब्लम आई ही नहीं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में प्रॉब्लम आना भी जरूरी है, क्योंकि उससे आदमी फेस करे, क्योंकि तभी तो अब जितना ज़्यादा हीरा को पिघलाया जाएगा तो वो क्या होगा, निखार, मतलब कि जितना भी ज़्यादा कोई मेहनत करता है उतना ज़्यादा निखार आता है। यहाँ पर बात इसका ही है कि जो जितना निर्मित, यहाँ पर बात दुनिया के बारे में हो रही है, तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद यही कहता है। चलिए, और यहाँ पर बच्चे पर भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई रचनावाद में, कि बच्चे के ऊपर केंद्रित किया जाए, जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को ही दृष्टिकोण निर्मित करो कि शिक्षार्थी ही मेन भूमिका रहे उसकी, और वो ही अपना दृष्टिकोण बनाए दुनिया के बारे में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभिवृत्ति क्या है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभिवृत्ति और मनोवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति, इसको क्या कहते हैं, मनोवृत्ति। अभिवृत्ति क्या कहते हैं, मनोवृत्ति। एक क्या होता है, एक एटीट्यूड, एक दूसरा क्या होता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिक्षमता। जो टेस्ट टीटी का टेस्ट होने वाला है वो क्या है बताइए, वो आपका एप्टीट्यूड है ना, अभिक्षमता। आपकी स्वयं की क्षमताओं को जानना चाहता है कि क्या आपकी क्षमताएं क्या है, आप बच्चों को पढ़ाने के काबिल हो या नहीं हो, है ना। वो टेट परीक्षा, इसलिए वो परीक्षण करता है। अब बात यहाँ पर किसकी आ रही है, अभिवृत्ति। ये किसकी है, अभिवृत्ति, यानी अभिवृत्ति क्या मतलब है, मनोदशा। इसको और हिंदी में क्या कहेंगे, मनोदशा, यानी मन की दशा, एटीट्यूड इसको कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है कि अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है, आंसर कीजिए सभी लोग। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जो ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल से सीखा जाता है। क्या ये है कि किसी कोई स्पेसिफिक ऐसा मतलब कि एरिया हो, पार्ट हो, जो उसमें आप क्या हो, उसमें प्रशिक्षण, उसका ज्ञान कौशल सीखा, मतलब कि योग्यता का परिचय हो, किसी विशेष क्षेत्र पर आप क्या हो, माहिर हो, है ना। तो क्या ये चीज बता रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्या हो, प्रशिक्षण हो, ज्ञान हो, इसके द्वारा कौशल सीखा जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर, मतलब स्वयं के अनुभव के द्वारा संगठित होती है और मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति, मतलब कोई भी ऐसी चीज के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। मतलब जैसे अभिवृत्ति का मतलब हुआ मनो की मनोदशा, मन की दशा, मतलब एक ऐसी भावात्मक प्रवृत्ति है, क्योंकि जो मन की दशा है कैसे भावात्मक प्रवृत्ति है ना, भावात्मक विकास है, क्योंकि मन में हमारे कभी हंसना भी आता है, कभी रोना भी आता है, तो वो कैसी दशा हुई, भावात्मक विकास हुआ है ना हमारे अंदर। तो बात जब इसकी आई कि वृत्ति है क्या, तो एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर, क्योंकि मन की जैसा कभी हम पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, तो वही वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। चलिए, क्योंकि बात जब यहाँ पर आएगी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है ना, यहाँ पर जब आएगा क्या, यहाँ पर आएगा एप्टीट्यूड आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की जब बात होगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का, क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या होगा, अभिक्षमता, आपकी योग्यता का परिचय देखा जाएगा, जो किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट हो। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, बीएससी करें, मैथ से कर रहे हैं, तो आपकी क्या है, वो स्पेसिफिक विशिष्ट आपका प्रशिक्षण है, विशिष्ट आपकी योग्यता है, वो क्या है, स्पेशली सब्जेक्ट है ना। तो यह हो जाएगा आपका हो जाएगा एप्टीट्यूड, है ना। तो ये एप्टीट्यूड की बात कर रहा है और ये एटीट्यूड की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बात हमारा एटीट्यूड की पूछ रहा है, अभिवृत्ति की पूछ रहा था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि तबियत मेरी सही नहीं इस समय पर, बट कोशिश करती हूँ तभी आपको डेली क्लासेस दे पाऊँ। तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर नहीं किए तो सबसे पहले आप जाइए और शेयर करके आइए, सभी लोग एक बार बैक होकर के, लेकिन बैक होकर के आ भी जाइएगा, है ना। चलिए और शेयर करके आइए, ईमानदारी शेयर कीजिए और टारगेट अपना बताते रहिए और ध्यान में रखिए अपने टारगेट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। किसके बारे में, सीखने के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बाकायदा सीखना ऐसे ही होना चाहिए कि जो किसी वातावरण प्रभावी हो, यानी कि आप कोई भी चीज़ बताए जा रहे हो जो हमारे एग्जाम से रिलेटिव ना हो, जो हमें प्रभावी ना बना रही हो। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आकर लेक्चर घंटों का दे जाएगा, हमारे मतलब का नहीं होगा वो। मतलब अगर कोई नेट, जैसे हम यहाँ पर टेट का तैयारी, यहाँ पर टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई नेट का आ गया यहाँ पर आपको दे रहा, लेक्चर दे रहा, तो क्या आप सुनोगे, क्या आपको प्रभावी लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उपयोग का नहीं है वो, तो आपको प्रभावी नहीं होगा वो। लेकिन कोई नेट एग्जाम हो, कोई विद्यार्थी होगा तो उसके लिए प्रभावी होगा वो, है ना।
बात मायने ये भी रखते हैं कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चीज़ समझा रही हूँ, तो कितना आप समझ पा रहे हो, कितना आप पर प्रभाव पड़ रहा है। ये भी है कि प्रभावी का मतलब होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सेकेंड ऑप्शन मतलब कि कोई भी चीज़ सीखने का मतलब है कि कोई भी चीज़ वातावरण में प्रभावी हो, जो अगर चीज़ कोई बता रहा है तो वो चीज़ सीखना भी चाहिए, मतलब कि समझ में भी आए, और वो कैसी हो, सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ये नहीं कि मैं आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रही हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ऐसा बताऊँ मैं आपको जो आपको समझ में भी आए, आपको सकारात्मकता विकसित करे। ये नहीं कि मैं नेगेटिव क्वेश्चन लेकर के आऊँ कि आपके मन में और भी जो भी पॉजिटिविटी बनी थी वो पूरा नेगेटिव कर दूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर के नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की कि सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। थर्ड ऑप्शन कहें तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह के सीखना नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम का ही एक भाग होती हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम करोगे नहीं तो आपको त्रुटि कहाँ से मिलेगी। अगर आप कोई काम कर रहे हो तभी तो त्रुटि आएगी ना, जो काम करेंगे नहीं उसके अंदर त्रुटि आएगी कैसे। तो वो क्या हुआ, अगर काम कर रहे हो तभी तो त्रुटि आ रही है, मतलब काम कर रहे हो मतलब एक पार्ट क्या हो, अधिगम हो रहा है ना, ये तो नहीं कि अधिगम बंद हुआ है। तो ये त्रुटियां भी क्या होती हैं, अधिगम का भाग ही होती है, मतलब आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी तरह का सीखना ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए फोर्थ ऑप्शन की बात करेगा कि सीखना किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। जो सीखना किसी भी चरण पर सीखने की किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता कि प्रभावित नहीं होता, तो यहाँ पर बात सही की बात की गई है कि सीखने के बारे में सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर राइट ऑप्शन कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि सीखना के बारे में सही है कि उस वातावरण प्रभावी होगा जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला। समझ में आना चाहिए, नहीं कि कोई भी चीज़ बताए जा रहे हैं आपको समझ में ही ना आए, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उसे क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा, जैसे अभी टेस्ट होने वाला है, हर संडे को मैं टेस्ट रखने वाली, क्विज रहेगा आपका 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, कुछ मैं आपको डिस्कस बताऊंगी वीडियो बना करके उसमें कि वहाँ 50 क्वेश्चन रहेंगे या 30 रहेंगे, कुछ अभी डिसाइड नहीं की हूँ, बट 30 से 50 या समथिंग बीच में है। उसमें अगर आप टेस्ट जो पार्टिसिपेट जितने फ्रेंड करेंगे, जो उससे फर्स्ट लकी ड्रॉ रहेगा, उसमें जिसका सबसे फर्स्ट नंबर आएगा वो तो उसको पुरस्कार यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा, है ना। और हर संडे को क्विज रहेगा, हर संडे को रहेगा, और जिसका पहला स्थान रहेगा इसमें, तो यूट्यूब पर, हमारी यूट्यूब पर उसकी फोटोज आएगी और यहाँ पर उसका नंबर यहाँ पर रहेगा, यूट्यूब के यहाँ पर चैनल पर लगाए जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं अगर किसकी कि न्यूज़, जो यदि कोई विद्यार्थी है कक्षा में भाग लेने संकोच करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता उस चीज़ पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। क्या उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, पूछना ही बंद कर देंगे। अगर किसी बच्चे से आप क्वेश्चन पूछते हो, अगर वो एक बार दो बार रिप्लाई नहीं किया तो क्या आप उसे पूछना बंद कर दोगे, या जिन प्रश्नों को उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या रटे रटाई मतलब कि कुछ चीज़ें ही जानता है, अगर आपने जान लिया है कि बच्चे से यही बनता है तो बस वही पूछेंगे आप, क्या ऐसा करेंगे आप। थर्ड कह रहा है उससे केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब उनके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि तब बच्चों से आप तभी पूछिए जब वो खुद भी जवाब देने के लिए वहाँ पर मूड में हो। ऐसा नहीं कि आप हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपका मूड नहीं है तो हम आपको जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। बात करें अगर फोर्थ ऑप्शन की, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में हंसी का पात्र बन जाए। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वो कक्षा में हंसी का पात्र बन जाए। अब कक्षा में कौन से बड़े से अपने फ्रेंडों के बीच में कैसे हंसी का पात्र बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। पर जो राइट ऑप्शन है, भाग लेने संकोच करता है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी वो संकोच कर रहा है, उसे हम धीरे धीरे सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। तो हम उसके पहले क्या करेंगे, उससे केवल उस तभी प्रश्न पूछेंगे जब उनके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो। आप अगर क्लास लेने के लिए उत्साहित नहीं, क्यों मैं बार बार पूछती हूँ कि ज़्यादा तो नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, नेक्स्ट मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हर कोई एक जैसे नहीं होता ना, तो हम भी हर जैसे कि मतलब कि हर किसी के जैसे नहीं बता सकते, इसलिए पूछती हूँ कि शायद में अगर वो कोई कमियां हैं तो मैं पूरा कर सकूँ, इसलिए मैं पूछती हूँ बार बार, है ना। पूछने का रीज़न यही है। तो कुछ ही प्रश्न, मतलब केवल वही प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय, कक्षा में कोई प्रभावी व्याख्यान देते, कोई टीचर व्याख्यान लेक्चर दे रहा है, एक अध्यापक क्या करना चाहिए। संबंध स्थापित करने चाहिए, मतलब क्लास में अगर मैं आप पढ़ा रही हूँ यहाँ पर तो मुझे आप सबसे संबंध स्थापित करना, वो तो होगा ही, क्योंकि हम तो
एक फैमिली की तरह है ना, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम। मैम आप सभी समझ रहे हो कि मैम की प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें लाइव क्लास नहीं दे रहे, तो संबंध स्थापित है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव है एक दूसरे से, है ना, ये है। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सेकंड ऑप्शन कह रहा है सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। फोर्थ कहता है व्याख्यान स्थल पर क्या है, स्थैतिक बना रहता है। एक अध्यापक प्रभावी व्याख्यान में लेक्चर देते समय अध्यापक क्या करता है? फिर फोर्थ ऑप्शन क्या था, ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है। चलिए आंसर कीजिए क्या होगा कि अगर कोई क्लास में शिक्षक लेक्चर दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो शिक्षक किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर करेगा? आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करेगा। यानी कि मैं आपको डांस करते हुए पढ़ाऊँ, है ना, क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, तो क्या है, शारीरिक हाव शांति से मैं बैठ करके आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी शांति से पढ़ रही हो, यानी कि डांस करते हुए जस्ट बगल में म्यूजिक लगा हुआ है और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका कि अध्यापक को यही शारीरिक हाव भाव संतुलन एक शांति से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। चलिए बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि क्या होना चाहिए उसको? वह उच्च जाति से हो, कि वो एकदम से उच्च जाति का हो। फिर सेकंड है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। कैसा होना चाहिए? तो कठोर तो आपको तो मालूम है कि कठोर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे अगर वो कठोर वातावरण बना के रखेंगे टीचर जी, तो है ना। तो यहाँ पर उच्च जाति से संबंध, यहाँ पर जाति पाति का भी कोई भेदभाव नहीं है, हर दिल से हमारा नाता है ना, ये हम सबको मालूम है। यहाँ पर जाति भेद का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है ना, ऐसा कोई यहाँ पर भेद नहीं। सभी फ्रेंड्स हमारे बराबर हैं, सभी के लिए समान कक्षाएं हैं, सभी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्री क्लासेस है, फ्री आपको डेली प्रीवियस यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दें, तो आप यहाँ पर सिर्फ क्लासेस लेना है आपको और अपने सभी साथियों को जोड़ना है। इसी बात पर चलिए आप एक बार शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को अपने जोड़ लीजिए। चलिए, और टारगेट तो आप शायद नहीं भूले होंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर होना चाहिए। जो शिक्षक हैं उनकी कैसा होना चाहिए? उनका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर होना चाहिए, मतलब कि उच्च सामाजिकता भी होनी चाहिए। बात जब आए उच्च जाति, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा नहीं, आपको कठोर तो होगा नहीं, संप्रेषण में निपुण होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि अब किसी भी तरह से भाई बात करेंगे तो प्रभावी तभी होगा ना जो हम समझाएंगे बच्चा समझ पाए, मतलब हमारी एक्टिविटी बताने की जो हमारे शब्द हैं वो भी उसमें निपुणता होनी चाहिए, तभी बच्चों को समझ में आए। क्योंकि हम शब्द सही बोलेंगे तभी तो बच्चे समझ पाएंगे, बच्चे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सामाजिकता है शिक्षक में, तो वो सब कुछ इंक्लूड कर लेगा अपने आप में, है ना। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा आर्थिक स्तर मैटर तो नहीं करता, लेकिन सामाजिकता मैटर करता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? उच्च सामाजिकता उसमें होनी चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय किसी यहाँ पर कोई भी कंटेंट के बारे में, कोई भी पार्ट के बारे में चर्चा हो रही है, एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले वो क्या करे, क्या करना चाहिए, प्रथम गतिविधि क्या होना चाहिए? चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए कि उद्देश्यों की सूचना होनी चाहिए। प्रथम गतिविधि कि मतलब कोई भी सूचना है उसका उद्देश्य होना चाहिए। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताएं, मतलब कोई चीज़ आप बता रहे हो तो उसको सिर्फ ओरली बताना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या होनी चाहिए। फिर फोर्थ क्या है? श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। चलिए आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए प्रथम गतिविधि होनी चाहिए, कि मतलब वो क्या करे, कोई भी पार्ट है पढ़ा रहे हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों से या खुद भी बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रही हूँ तो इस क्वेश्चन का सेंस आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि तर्क ही दे रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बताने के पहले, ऑप्शन बताने के पहले मैं आपको क्या बताती हूँ? तर्क संबंधी व्याख्या करती हूँ कि ऐसा से ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये सब क्या हुआ? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहे जाते हैं। व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं और जो अभ्यास के लिए किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या सीखना या सोचना कहा जाता है, या क्रिया करना या कल्पना करना? जल्दी ही आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जानती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती होगी, मीडियम सबका अलग अलग रहता है, तो मैं जल्दी बाइलिंगुअल करने वाली हूँ, तो आप सबको आसान भी और भी चीज़ें हो जाएंगी, है ना।
क्योंकि सीडीपी के शब्द हर किसी को समझ में नहीं आते, है ना। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अस्थायी परिवर्तन की बात है और व्यवहार में वो भी खासकर, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, सीखना, अधिगम, है ना। ये सब क्या है, सीखना है, अधिगम है, ये सब व्यवहार में परिवर्तन जो भी, क्योंकि आपको जो चीजें कल नहीं आ रही थी वो चीजें आज आने लगी, तो मतलब आपके व्यवहार में, आपके मेंटालिटी में परिवर्तन आया। तो आपने क्या सीखा, कोई ना कोई चीज ना, तभी तो आपको परिवर्तन आया। तो क्या हुआ, सीखना हुआ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। पावलोव ने सीखने अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग किस पर किया था। पावलोव जी ने सीखने पर जो सिद्धांत दिया है, अपना थ्योरी दी है अपनी, तो वो अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो दिया है तो किस पर प्रयोग किया था, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। किस पर यहाँ पर प्रयोग किया है, क्या खरगोश पर पावलोव जी ने दिया है, या चूहे पर दिया है, या बिल्ली पर दिया है, या कुत्ते पर दिया है, बताइए सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता पर। क्या हो जाएगा, कुत्ते पर हो जाएगा। पावलोव जी ने किस पर दिया है, कुत्ते पर दिया है ना। कुत्ते को क्या कर दिए थे, बॉक्स में बंद कर दिए थे, अब खाना उसको डेली देते थे, बाहर देते थे, जो बॉक्स बनाकर उन्होंने रखा था, तो उसमें जब बाहर डेली खाना देते थे तो उसी समय क्या करते थे, बेल बजाते थे, है ना, कि 1:30 बजे से उसको खाना देना है, उसी समय बेल बजाते थे। तो कुत्ता 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू बेल को सुना, उसी टाइम खाना खाने के लिए, बाकी की उसको पता था कि अब घंटी बजी है मतलब मुझे मेरा खाना आ चुका है ना। तो 2-4 दिन क्या हुआ, जैसे घंटी बजती थी खाना आ जाता था, लेकिन एक दिन सिर्फ मतलब यहाँ पर देख उनके व्यवहार का आकलन करने के लिए पावलोव जी ने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। तो कुत्ते ने क्या किया कि तुरंत खाने के लिए वो अपना ललक दिखाने लगा, बाहर आ गया कि अब मेरा खाना आ गया, जो कि बाकी उस समय खाना नहीं था। वो प्रयोग करके देख रहे थे कि व्यवहार किस तरह सीख रहा है ये, है ना, ये हो गया। तो राइट मतलब कि कोई चीज अगर ऐसे एक्टिविटी जनरल होने लगती है तो वो भी व्यवहार में आ जाता है, उसको अपने आप को उतार लिया था उसी चीज को कि नहीं डेली अगर घंटी बजती है तो मेरे खाने के लिए ही बजती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पर दिया था ना, स्किनर जी ने चूहे पर दिया था, खरगोश को नहीं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर। चलिए, सीखने के वक्र हैं, हमने अभी बात की थी वक्रों पर, अभी एक दिन पहले, इसके 2-3 दिन पहले क्लासेस में हम बता चुके हैं कि जो सीखने के वक्र होते हैं वो क्या होते हैं, किसके सूचक होते हैं। क्या सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या सीखने के प्रगति के सूचक हैं, या सीखने गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने के रचनात्मकता के सूचक हैं। हमने दिखाया था धनात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र, एस आकारी वक्र, एस रेखी वक्र, है ना, हमने पढ़ रखा है। तो बात किसकी, वक्र किसकी बात करते हैं, सीखने प्रगति के सूचक है। मतलब जैसे धनात्मक हुआ, कोई जैसे धनात्मक वक्र बता रहा है, कोई चीज पहले आपने 0 से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट करते करते आप क्या बहुत आगे तक गए, ये आपका धनात्मक वक्र हुआ, बता रहा है आपका कि मतलब पहले आपने 0 से शुरुआत किया, 0 से शिखर तक यहाँ पहुंचे आप, है ना, ये आपको धनात्मक वक्र दिखा रहा है, ये आपको चिन्हों के द्वारा, वक्रों के द्वारा आपको बता रहा है। अब फिर क्या ऋणात्मक वक्र क्या बताएगा कि आपने बहुत ऊंचाइयों तक गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो ऋणात्मकता फिर वो लौटने लगी, जहां से आप स्टार्ट किए थे ऋणात्मक होने लगी है ना। तो ये आपको वक्र आपको साइन दिखाते हैं किस चीज का है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एकल अभिभावक वाले बच्चों को, एकल अभिभावक वाले बच्चे से हम परिवार पढ़ चुके हैं कि संयुक्त परिवार, एकल परिवार, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एकल अभिभावक वालों की हो रही है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। जहाँ पर एक ही अभिभावक हो वहाँ वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि उनके एकल, क्या वो एकल से आते हैं, या संयुक्त से आते हैं, या विशेष से आते हैं, या बहुत बड़े घर से आते हैं, बहुत छोटे घर से आते हैं, इन सबको क्या करना चाहिए, उसको अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों को समान व्यवहार करना चाहिए। क्या ये होना चाहिए, एक शिक्षक को ये करना चाहिए। बात करें अगर थर्ड ऑप्शन की कि इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मतलब अगर एकल अभिभावक घर से बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ने स्कूल में, तो उनसे अलग प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कि ऐसे बच्चों को कम ग्रह कर देना चाहिए, क्या सहानुभूति दिखाना चाहिए कि नहीं ये एकल परिवार से आते हैं तो इनको होमवर्क कम देना है, क्या ऐसा करना चाहिए। देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी आंसर कीजिए और सभी लोग पहले एक बार झूम कर शेयर कर दीजिए, सभी लोग ईमानदारी से शेयर करके आइए और आंसर भी कीजिए। चलिए देखते हैं क्या हमारा राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कि बात यहाँ पर किसकी कर रहा है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि एकल अभिभावक से यानी संयुक्त अभिभावक से और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बात यहाँ पर हम क्या पढ़ रखे हैं, समावेशी शिक्षा। एनसीईआरटी 2005 कहता है बच्चों को समावेशी शिक्षा के तहत जोड़ा जाना चाहिए, है ना। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है ना, तो ये मदद क्या करता है, शिक्षक की क्या मदद करता है शैक्षिक मनोविज्ञान। क्योंकि बाल मनोविज्ञान है तो बालकों के बारे में सब कुछ वो बताता है मनोविज्ञान, और यहाँ पर शैक्षिक शिक्षा रिलेटिव यहाँ पर मनोविज्ञान है, तो शिक्षक की क्या मदद करता है। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में शिक्षक की मदद जो करता है। चलिए पानी पी लेती हूँ, वीकनेस मुझे आ रही है, तो आप सब पानी भी पी लीजिए और शेयर भी करके आइए, सभी लोग आंसर कीजिए। तबीयत सही नहीं है आजकल, तो पानी पीना जरूरी है, वैसे भी सभी को जरूरी होता है। चलिए देख लेते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा की मदद करता है तो क्या स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चों के चारित्रिक विकास में, या उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, या उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, जो शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान बनाया गया है, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। तो स्वयं के ज्ञान तथा तैयारियों में किस तरह से स्वयं का ज्ञान बनाना चाहिए, किस तरह तैयारी बनाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों के चरित्र विकास के बारे में, अगर बच्चों को चारित्रिक विकास करना है आपको तो किस प्रकार से करना चाहिए, उन्हें मोरल स्टोरी सुनाना चाहिए, और कंटेंट के हिसाब से अलग से नहीं कि आप नैतिक विकास अलग से क्लास लगाओ, बस इसी बीच में जैसे आप क्वेश्चन करा रहे हो, कोई क्वेश्चन आए उसी के बीच में उस चीज को आप समझा दीजिए, तो बच्चा और भी आसानी से समझ जाएगा, है ना। क्योंकि आप अलग से कथा के लिए बुलाओगे कि कल नैतिक विकास के ऊपर एक कथा है, तो बच्चे नहीं आने वाले, भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत बोरिंग क्लास होने वाली है। हाँ, अगर क्वेश्चन के बीच में अगर आप कोई भी चीज़ समझाते हो तो बच्चे आसानी से समझ भी लेते हैं, है ना, क्योंकि रियल लाइफ से आपको कोई एग्जाम्पल मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है और समझ में भी आ जाती है। बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में। हाँ सही बात है, शिक्षण विधियों का उपयोग भी हमको क्या बताता है शिक्षा मनोविज्ञान, कि हमको कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे तो उनका क्या करना, निदानात्मक करना चाहिए। अगर निदानात्मक समस्याओं का कारण पता चल गया हमको कि इनका क्या कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे, तो उसका उपचारात्मक भी करना चाहिए। मतलब सब कुछ हमको शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है शिक्षक की। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। यहाँ पर शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो जो अति महत्वपूर्ण है वो उसका उद्देश्य क्या है। पहला है आजीविका कमाना। क्या शिक्षा का उद्देश्य आजीविका कमाना होता है, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना होता है, या बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, या बौद्धिक विकास होता है। क्या होता है, आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिए कि शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी से आ जाएगा मुझे मालूम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का सर्वांगीण विकास, है ना। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बच्चों को ऐसी चीज बताइए, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाए, है ना, कि एक पक्ष में आपको आंसर नहीं बताना है, बच्चों कई सारे ऑप्शन में वो बच्चे को ले जाए वो ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ पर जो शिक्षा का है उद्देश्य, ना कि आजीविका कमाना, ना बौद्धिक विकास, ना पढ़ना एवं लिखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में बना है जो, तो वो लागू नहीं होता। किसमें नहीं लागू होता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किसमें नहीं होता। क्या निःशक्त बच्चे में नहीं होता, या 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में नहीं होता, या बच्चों की नियमित उपस्थिति में नहीं होता, या 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में। आंसर कीजिए सही फ्रेंड्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम से हर बार क्वेश्चन टेट एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए, उम्मीद करती हूँ सभी के क्वेश्चन ये आ जाएंगे, आंसर करेंगे, सभी आंसर कीजिए और राइट भी कीजिए। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि बात इसमें किसकी कर रखी है, नहीं है, लागू नहीं करता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं करता। निःशक्त बच्चे करता है कि इसको निःशक्त बच्चों को समावेशी शिक्षा में धारा में जोड़िए 2009 के अनुसार, है ना, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में जोड़िए इसको, और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के भी बच्चों को जोड़ने की बात की गई है इसमें। नियमित अनिवार्य शिक्षा में बच्चों को नियमित उपस्थिति बताई गई है इसमें। 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को नहीं बताया गया है, बात 6 से 14 वर्ष की बात की गई है ना। तो राइट ऑप्शन नहीं किया रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा का अधिकार
भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार, बताइए, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पर? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल किया गया? संविधान से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको संविधान से भी 2 से 4 क्वेश्चन हर बार आपको बनते हैं, तो आपको समझ के भी जाना है, पढ़ के भी जाना है ना। ये चलिए देख लेते हैं क्या होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार हो, कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो आपको स्वतंत्र, आपसे कोई नहीं छीन सकता। अनिवार्य तो है ही है, सरकार के द्वारा ही अनिवार्य है, लेकिन वो आपको स्वतंत्रता का भी अधिकार है। आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, आपको कोई ये नहीं सोचता नहीं आप 5th क्लास तक ही पढ़िए, 8th क्लास तक ही पढ़िए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ना आपके घर से तरफ से और ना ही बाहर की तरफ से, है ना। आपको स्वतंत्रता है, जब चाहे जिस भी उम्र में चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पर। तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। चलिए तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। डेली क्लासेस हम यहाँ पर ले रहे हैं, मैथ्स की कंटेंट पार्ट भी आपको देने वाले हैं जल्द से जल्द। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्सों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, उन्हें भी दिखाइए कि क्लासेस क्या उनको समझ में आती हैं। अगर समझ में आती है तो ऑलरेडी वो ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो बस आपको लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, आपको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे हम तो अकेले नहीं कर सकते कि हर जगह हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथी, और वैसे भी हमारे देश में क्या है, एकता है ना। तो एकता के साथ हम काम करेंगे तो जल्द ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लाइव क्लास हमको जल्द से जल्द लेना है। क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता है आप सबसे बात करने के लिए, कि अगर आप कोई यहाँ पर चैट सेंड कर रहे हो तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर सकूँ, है ना, ओरली रिप्लाई कर सकूँ। सिर्फ चैट से माध्यम से नहीं भेजना चाहती, मैं ओरली रिप्लाई करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ आपसे। तो वो सभी संभव हो पाएगा जब आप लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को जोड़ेंगे, है ना। तो अपना एक डेली का टारगेट बना करके यहाँ पर रहना है कि डेली आज का टारगेट हमारा ये रहेगा, इस हिसाब से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम जल्दी से लाइव क्लास हमें मिल जाएगा। चलिए, तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बता करके जाइए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।